गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गांधीगिरी सामने आई, जहां हाथ में पोस्टर लेकर विरोध कर रहे कांग्रेस विधायक को उन्होंने गले लगाया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश को मुख्यमंत्री धामी ने गले लगाया और सदन में सीएम धामी विपक्ष के नेताओं से हाथ जोड़कर उन्होंने मुलाकात की। यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो विनम्र एक नजरिया है वो यहां पे उन्होंने दिखाया, पेश किया, उदाहरण पेश किया और उन्होंने जो कांग्रेस के विधायक विरोध कर रहे थे उनको भी गले लगाया। तो गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गांधीगिरी जो है वो देखी गई और हाथ में पोस्टर लेकर जो कांग्रेस के विधायक विरोध प्रदर्शन यहां पे कर रहे थे उन्हें उन्होंने गले लगाया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश को सीएम धामी ने गले लगाया और सदन में सीएम धामी विपक्ष के नेताओं से हाथ जोड़ के मिले भी, वो भी तब जब विपक्ष ने खूब हो हल्ला किया, कई मुद्दों पे सरकार को घेरा, हंगामा भी खूब हुआ और शोर शराबा भी खूब हुआ। उसके बावजूद मुख्यमंत्री का जो इस तरह का आचरण है वो सुर्खियों में बना हुआ है। तो हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गले लगाया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गले लगाया और सदन में सीएम धामी विपक्ष के नेताओं से भी हाथ जोड़कर मिलते हुए दिखाई दिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और सदन में पेश बजट को मुख्यमंत्री ने खास बताया। G20 समिट राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान दिलाएगा, इस बात का जिक्र भी किया और क्या कुछ कहा उन्हें सुनते हैं। आज अपना बजट पेश कर दिया है। हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, आपसे बातचीत करेंगे। सर, समावेशी बजट राज्य सरकार लेके आई है और जितना मैं बजट को समझ पाया, इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप, युवा, इस पर बहुत फोकस किया गया। रोबोटिक सेंटर की भी बात है बजट में। तो सर, इसके पीछे क्या परिकल्पना रही? क्या रिसर्च वर्क है या लोगों से जो राय आई उसके आधार पर ये सब कुछ हुआ? नहीं, लोगों से भी राय ली है और हमने कोशिश की है कि इस बजट में सभी को समाहित किया जाए। हर वर्ग के उत्थान के लिए, युवा है, महिला है, उद्यमी है, स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग हैं, हमारे शिक्षार्थी हैं, सभी सम्मिलित हों और जो हमारा संकल्प नए उत्तराखंड का है उसको पूरा करने के लिए सभी लोग इसमें शामिल होकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड आगे बढ़ेगा और हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। सर, इस बजट को देखें तो एक चीज़ लगती है कि राज्य सरकार का फोकस इस बात पर भी है कि सरकारी रोजगार, नौकरियों के साथ साथ युवा नौकरी देने वाले बने। स्टार्टअप्स को जिस तरह लाइनअप किया गया है और छोटी इकाइयों पर सरकार का फोकस है। निश्चित रूप से स्वरोजगार और रोजगार दोनों को ही केंद्रित किया गया है, क्योंकि स्वरोजगार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो हमारी नौकरियां हैं वो सीमित हैं। सरकारी नौकरियों में सीमित संख्या में लोग अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वरोजगार करेंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हमने इस बजट में स्वरोजगार और रोजगार को दोनों को प्राथमिकता दी है। सर, अंतिम सवाल है, G20 के रूप में राज्य को 3 बैठकें मिली हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर राज्य आगे बढ़ेगा। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं। इससे सर कितना लाभ मिलने जा रहा है? नहीं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको 3 संगोष्ठियां इस राज्य के अंदर मिली हैं। पहली संगोष्ठी हमारी रामनगर में है और उसके बाद ये मार्च के महीने में ही होने जा रही है 28 और 29 को, और 2 संगोष्ठियां मई और जून में होनी है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की विषय है। उसमें हमारे पूरी दुनिया के मेहमान भारत आएंगे, भारत से उत्तराखंड आएंगे। हम उनके आवाभगत में कहिए, उनके आतिथ्य में हर प्रकार की व्यवस्था करेंगे। इसलिए हमने सामान्य बजट में भी धनराशि का प्रावधान किया और भी जो धनराशि वहाँ उनके लिए चाहिए होगी वो भी करेंगे। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने बजट पर बातचीत करने के साथ ये बताया है कि युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में भी ये बजट बेहद अहम होगा। साथ ही G20 की जो 3 अहम बैठकें हैं उससे उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी चमकेगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, गैरसैंण। और संसद में बजट सत्र का चौथा दिन आज है और बीते 3 दिन से लगातार सदन में हंगामा चल रहा है संसद में। और आज फिर सदन में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा हुआ।
हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है और दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई है। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान और अडानी के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा यहां पे हुआ। हंगामे के बाद दोनों सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। तो दोनों सदन की जो कार्यवाही है वो दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई है और राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान और अडानी के मुद्दे को लेकर यहां पे हंगामा हो रहा है। तो संसद में बजट सत्र का चौथा दिन आज है और बीते 3 दिन से लगातार सदन में हंगामा हो रहा है। विपक्ष कई मुद्दों को आधार बना के सरकार को घेर रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी भी राहुल गांधी के बयान पे कांग्रेस को घेर रही है। तो दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। अडानी का मुद्दा पूरी तरह से हावी, राहुल गांधी के बयान को लेकर भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई और बजट सत्र का चूंकि चौथा दिन है और चौथे दिन भी हंगामा जारी है और इसको देखते हुए, विरोध को देखते हुए 2 बजे तक के लिए दोनों सदनों को स्थगित किया गया है। और पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, लगातार 3 दिन से विरोध प्रदर्शन यहां पे हो रहा था, कहीं सड़क पे कहीं सदन में। आज भी जो हंगामा है वो हुआ। 2 बजे तक के लिए दोनों सदनों को स्थगित किया गया। दिन है और सरकार को कई विधेयक इस दौरान पारित करवाने हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल है, एक तरफ सरकार की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेशों में राहुल गांधी का जो बयान है उसको लेकर सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरा है। वही विपक्ष जो है अडानी मामले में जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है उस पर विपक्ष चर्चा चाहता है, उस पर विपक्ष जो है वो जांच कराना चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरीके से आप देखिए, जब से दूसरे चरण की शुरुआत हुई है बजट सत्र की, उसके बाद लगातार जो सदन की कार्यवाही है वो हंगामेदार रही है। लगातार जो विपक्षी नेता है वो कहीं न कहीं सदन में तख्तियां लेकर हंगामा कर रहे हैं और इसको लेकर कई दिनों से, अगर हम बात करें जब से ये सत्र चल रहा है, बजट सत्र का दूसरा चरण, सबसे कहीं न कहीं हंगामेदार रहा है। खासतौर पर जब बजट सत्र की शुरुआत होती है, हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार अपने सदन के सदस्यों से यही कहते हुए नजर आते हैं कि सबकी बात सुनी जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने प्रश्नकाल के दौरान समय मांगा है या जिन लोगों को समय दिया गया है उनकी बातें पहले सुन ली जाए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो है वो अडानी मामले पर खासतौर पे सत्ता पक्ष पर हमलावर है। आपने देखा कि कल किस तरीके से विजय चौक पे यानी कि संसद भवन से लेकर ईडी मुख्यालय तक जो प्रदर्शन है, जो मार्च है वो निकालने की कोशिश की गई थी और संसद भवन के बाहर 3 लेयर में बैरिकेडिंग लगा दी गई। सैकड़ों की संख्या में ये पुलिस फोर्स है वो वहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा अन्य फोर्सेज वहाँ पे तैनात किया गया और धारा 144 लगाई गई और ये भी कहा गया कि अगर वो जो विपक्षी सांसद हैं या जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो वहां से नहीं जाते हैं तो उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है। हालांकि वो लोग विजय चौक से ही सीधे संसद भवन चले गए, कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि लगातार ये जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही है, कई महत्वपूर्ण विधेयक सरकार को पारित करवाने हैं, उसको लेकर मुश्किलें जरूर सरकार को आ रही है। इससे पहले अगर आज की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में जो उनके दल के जो नेता हैं या जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ बैठक की है और एक रणनीति बनाई है कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जो जवाब है वो सदन के पटल पर देना है। तो काफी महत्वपूर्ण बजट सत्र का दूसरा चरण है। विकास से जुड़े हुए मुद्दे पर कई विधेयक लाने हैं, लेकिन जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर सदन के पटल पर लेकर जाया जा रहा है, जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, निश्चित रूप से सरकार एक तरफ अपनी बात रख रही है, सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है, विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि दोनों के पास मुद्दे हैं। विपक्ष कह रहा है कि अडानी मामले में चर्चा की जाए, जेपीसी की मांग कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष राहुल गांधी के जो तमाम बयान आए, चाहे आपने देखा कि राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि सदन में हमें विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, माइक म्यूट कर दिया जाता है,
कई बातें जाकर विदेशों में उन्होंने कही, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उन्होंने कई बातें कही। उस पर लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमलावर है या केंद्र सरकार जो है वो विपक्ष पर हमलावर है। हालांकि आज कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी भी संसद भवन पहुंचकर जो अपनी बात है वो रख सकते हैं। संभावनाएं ऐसी जताई जा रही है कि जिस तरीके से जो राहुल गांधी पर टिप्पणी की जा रही है उसको लेकर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से कार्रवाई नहीं चल रही है, इसके निश्चित रूप से देश का जरूर नुकसान हो रहा है, ऐसा कई विशेषज्ञों का कहना है। तो आज भी जो कार्रवाई है दोनों सदनों की, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है। अब 2 बजे से फिर से कार्रवाई शुरू होगी तो देखना होगा कि क्या विपक्ष फिर से हंगामा करता है, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक तरीके से फिर से टकराव देखने को मिलता है या सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई को चलने दिया जाता है। क्योंकि लोकसभा स्पीकर की बात करें तो लगातार जब भी बजट सत्र की शुरुआत हुई, चाहे पहले चरण की बात करें या दूसरे चरण की बात करें, तो एक ही बात की अपील लगातार की जा रही है। क्योंकि पहले चरण में प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए, लेकिन एक शांतिपूर्ण तरीके से पूछना चाहिए, तार्किक तरीके से पूछना चाहिए। लेकिन जैसे ही दूसरा चरण बजट सत्र का शुरू होता है, विपक्ष लगातार जो है कहीं ना कहीं हमलावर सत्ता पक्ष पर नजर आ रहा है और प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, चाहे संसद भवन के अंदर की बात करें या बाहर की बात करें। कल आपने देखा किस तरीके से विजय चौक पर प्रदर्शन किया गया, हाथों में तख्तियां लेकर जेपीसी की मांग की गई अडानी मामले में। और निश्चित रूप से आप देखिए जिस तरीके से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है तो देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाता है। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं चलने दिया जाएगा, अगर कार्रवाई नहीं चलेगी तो निश्चित रूप से इससे देश के टैक्स पेयर्स का और देश का नुकसान जरूर होता है। तो आज की अगर हम बात करें तो आज सदन की जो कार्रवाई है करीब 2 बजे तक स्थगित की गई है, यानी कि 2 बजे से एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी। तो देखना होगा कि क्या कुछ विपक्ष की अभी भूमिका रहने वाली है, क्या कुछ विपक्ष रणनीति बना रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो बैठकें। ठीक है पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। अगली खबर दिल्ली से है, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज दिल्ली दौरा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी मुलाकात कर सकते हैं। देर शाम भूपेंद्र चौधरी और जेपी नड्डा के बीच बैठक भी हो सकती है और यूपी में संगठन को लेकर अब तक कोई सूची घोषित नहीं हुई है। इसको लेकर मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, फीडबैक भी लिया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी, टारगेट सेट किए जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में निकाय चुनाव भी है और देश में लोकसभा चुनाव भी है और उत्तर प्रदेश उस लिहाज से भी बेहद अहम, चूंकि दिल्ली का रास्ता कहा जाता है कि यूपी से होकर गुजरता है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी संगठन को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर एक्टिव दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी मुलाकात कर सकते हैं और देर शाम जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक भी है। पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता। पीयूष, भूपेंद्र चौधरी आज दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं, क्या कुछ होने की संभावना? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश से ही जो दिल्ली का जो रास्ता है वो होकर जाता है और अगर इन्हीं रास्तों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दुरुस्त करने में अभी से लगी हुई है कि किस तरीके से जब लोकसभा के चुनाव 2024 के होंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में रहे और पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहे, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। और यही कारण कि आप देखिए पिछले 2 दिनों से जो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने तमाम सांसदों से मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज समय मांगा गया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और समय मिलने के बाद संभवतः शाम तक जो मुलाकात है वो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात जो है वो हो सकती है, उनके आवास पर मुलाकात हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यूपी संगठन में अगर हम बात करें तो उसकी सूची को लेकर कई दिनों से चर्चाएं चल रही है, कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि हाल ही में ये सूची जो है वो जारी हो सकती है। सोर्सेस यही बताते हैं कि नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, आला कमान से चर्चा हो चुकी है, अब खाली अंतिम मुहर कहीं ना कहीं लगानी है।
तो ये जो मुलाकात होने वाली है या संभवतः हो सकती है, इसमें कहीं ना कहीं और भी चीज़ों पर चर्चा किया जा सकता है, मंथन किया जा सकता है। अगर उसमें कुछ बदलाव किया जाना है, आखिरी चरण में कोई बदलाव किया जाना है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो जब मुलाकात करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, तो चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही खासतौर पर अगर हम बात करें तो 2024 के चूंकि चुनाव नजदीक है, तो इसको लेकर किस तरीके से समीकरण तैयार करना है, किन लोगों को मौका देना है, किनको बाहर का रास्ता दिखाना है, इन सब तमाम विषयों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि जब भी दो बड़े नेता, खासतौर पर राजनीतिक नेता मुलाकात करते हैं तो शिष्टाचार मुलाकात कहा जाता है, लेकिन चूंकि चर्चाएं चल रही है कि संगठन में बदलाव हो सकते हैं, संगठन की सूची आ सकती है, तो इसको लेकर भी खासा जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा उसको लेकर यहाँ पे आज दिल्ली में हो सकती है। और सोर्सेस यही बताते हैं कि जल्द से जल्द जो है इन कयासों के बाजार पर ब्रेक लगेगा और जल्द से जल्द जो सूची है वो आ सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस संबंध में नहीं बताया जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक टीम, मजबूत टीम बनाई जाए जिसका सीधा फायदा जो है वो उत्तर प्रदेश के लोकसभा के, अगर माफ करिएगा, जो लोकसभा के चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है उसको और बेहतर तरीके से किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, 80 की 80 सीटों का जो लक्ष्य है उसको किस तरीके से भेदा जा सके, इन सब तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं जो चर्चा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक दोनों नेताओं के बीच में होगी और उसके बाद संभावना है कि उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव हो सकते हैं संगठन में। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पे जनता दरबार लगाया। जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना और अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए गए। दूर दराज से लोग अपनी शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे और यहाँ पे उन्होंने भी उन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लिया और उनका समाधान करने के लिए संबंधित विभागों के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए। तो इससे पहले इस तरह का जनता दरबार, क्योंकि वो गोरखपुर जब जाते हैं तो वहां भी लगाते हैं और अब लखनऊ में भी लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को वो सुन रहे हैं ताकि उनका समाधान किया जा सके। तो जनता दर्शन में दूर दराज से कई लोग पहुंचे थे अपनी शिकायतों को लेके, और जब कहीं समाधान नहीं होता तो लोगों को भी मुख्यमंत्री का ही जो आवास है वो दिखाई देता है और वहां पे वो लोगों को निराश नहीं करते, उनकी शिकायतों को सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं। तभी उम्मीदों के साथ लोग मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं। तो अधिकारियों को जन समस्याओं के लिए जल्द समाधान करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लें, वो एक विभाग में दूसरे विभाग में भटकते ना रहें। लोगों की अगर शिकायत आती है तो उसका वहीं समाधान होना चाहिए, और जब विभागों में कई जगह समस्या का समाधान नहीं होता, उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, तब लोग मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं और यहां पे उन शिकायतों का समाधान होता है जो कहीं नहीं होती। यानी जो समाधान कहीं नहीं होता उनका समाधान मुख्यमंत्री खुद करते हैं। संबंधित अधिकारियों को, विभागों को निर्देश उन्होंने दिया कि लोगों की शिकायतें उन्हें गंभीरता से लें, जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और यहां पे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। अगली खबर अमेठी से है, जहां पे प्रधान और सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह के एक्शन के बाद प्रशासन ने भी एक्शन लिया है और प्रशासनिक जांच में दोषी पाए गए ग्राम प्रधान और सचिव पर प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने नियम 51 के तहत विधानसभा में मामला उठाया था और खंड विकास अधिकारी ने प्रधान छेदीलाल और सचिव आशीष रंजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। को उठाया गया था और इस पर एक्शन अब लिया गया है।
प्रधान और सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक ने इस मामले को उठाया था और अब प्रधान और सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब प्रशासन ने भी एक्शन लिया है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक ने सदन में इस मामले को उठाया था, शिकायत की गई थी और उसके बाद अब एक्शन लिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है और कार्रवाई की जा रही है। और एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी और सतत निगरानी के चलते कोतवाली नगर क्षेत्र के एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के 2 मामलों में एटा जनपद न्यायालय ने 2 आरोपियों को दोषी पाते हुए आर्म्स एक्ट के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है, जुर्माना भी लगाया, और एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 1 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो एनडीपीएस के आरोपी इमरान उर्फ लल्ला उर्फ नासिर पुत्र हनीफ को 1 साल की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया गया। तो एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 1 साल की सजा सुनाई गई है, उस पर जुर्माना भी लगाया गया है और आर्म्स एक्ट के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई और जुर्माना भी लगाया गया। तो आर्म्स एक्ट का जो आरोपी है उसे 5 साल की सजा सुनाई गई और दूसरे आरोपी को 1 साल की सजा सुनाई गई, दोनों पे जुर्माना भी लगाया गया। साल और एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 1 साल की सजा सुनाई गई है, दोनों को दोषी पाया गया। और आरबी द्विवेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आरबी, 2 मामलों में, दोनों अलग अलग मामले हैं, 2 आरोपियों को दोषी पाया गया, एक को 5 साल की सजा, एक को 1 साल की सजा। जी, आपको बता दूं ये एटा जनपद का पूरा ही मामला है, जहां पर कोतवाली नगर क्षेत्र के 2 अलग अलग मामलों में जो सजा हुई है, जो है तो एनडीपीएस के मामले में और आर्म्स एक्ट के मामले में। आर्म्स एक्ट के मामले में जो है एक व्यक्ति को 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है और 3 वर्ष की सजा सुनाई है इसमें। और वहीं एनडीपीएस जो है मादक पदार्थ के मामले में जो है पकड़ा गया था एक व्यक्ति को, उसमें भी जो है एक व्यक्ति को 1 वर्ष का आजीवन कारावास की सजा, कठोर कारावास सजा और 3,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जी चलिए, शुक्रिया आरबी द्विवेदी इस जानकारी के लिए। तो इन दोनों मामलों में अलग अलग मामले हैं, 2 आरोपियों को दोषी पाया गया और उनको सजा भी सुनाई गई और जुर्माना भी उन पर लगाया गया। और गाजियाबाद कोतवाली क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति पर ही गंभीर आरोप लगाए। महिला ने कहा कि उसके ही पति ने अपने बड़े भाई से जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी और उसके जो जेठ है वो उसके साथ मारपीट करते हैं। जब उसने इसका विरोध किया तो उसको भूखा रखा गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसकी पिटाई की गई। यहां तक कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके ऊपर एसिड अटैक भी किया गया और उससे इनसे बचने के लिए यह महिला घर के साथ जो स्कूल था उसकी छत के जरिए वहां से उतरी उस स्कूल की छत पे और वहां से स्कूल में जो शिक्षक थे उन्होंने इस महिला को किसी तरीके से वहां नीचे उतारा और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। क्षेत्र में एक महिला के द्वारा उसके ससुराली जनों के द्वारा उसके साथ में मारपीट आदि की घटना का मामला संज्ञान में आया था। इसमें कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आए हैं। इस प्रकरण में पीड़िता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया था तत्कालिक रूप से, और उसमें 2 नामजद अभियुक्त उसका पति और सास को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है एवं इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रश्न। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।